नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी के चैप्टर 5 और 5A से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि ऑलरेडी वेरियस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मकसद केवल ये जानना नहीं है कि हमें कितना आता है, बल्कि ये भी जानना है कि एग्जामिनर के लिए इन दोनों चैप्टर्स में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो अबेटमेंट की डेफिनेशन ही यहाँ पर पूछ ली गई। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है A एडिंग, B कॉन्स्पिरेसी एंड C इंस्टिगेटिंग या D फिर ऑल ऑफ द अबव। वी ऑल नो कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर अबेटमेंट में आते हैं। अबेटमेंट का जो चैप्टर नंबर 5 है वो 107 से लेके 120 तक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें 107 में हमें अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अबेटमेंट में कौन से तीनों एलिमेंट्स हैं जी? सबसे पहले आ जाता है इंस्टिगेटिंग अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि किसी को इंस्टिगेट करना ऑफेंस करने के लिए। दूसरा है एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट इट, यहाँ पे कॉन्स्पायर करना। एंड तीसरा है इंटेंशनली एडिंग, यानी कि किसी को ऑफेंस कमिट करने में मदद करना भी यहाँ पर शामिल है। आगे बढ़ते हैं जी। अबेटमेंट बाय एड रिक्वायर्स, यानी कि अगर हमने यहाँ पर देखा कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं अबेटमेंट के, सो उनमें से है एडिंग। अब यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि अबेटमेंट बाय एड रिक्वायर्स व्हाट? ए एक्टिव एडिंग, B पैसिव एडिंग, C है इंटेंशनल एडिंग एंड D है नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर हमें जो है इस पूरी जो अबेटमेंट का जो डेफिनेशन है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है और उसे वर्ड बाय वर्ड पता होना ज़रूरी है, तभी इसे हम बेटर वे में टैकल कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने यहाँ पर वर्डिंग देखा, इंटेंशनल एडिंग इज़ द राइट आंसर, जो कि हमें देखने को मिलता है। क्या कहता है जी यहाँ पर? कहता है जी अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। यहाँ पर 3 यहाँ पर हमें डेफिनेशन में इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया। उसमें इंटेंशनल एडिंग इज द थर्ड इंग्रेडिएंट। यहाँ पर एक्टिव वर्ड नहीं है या पैसिव वर्ड नहीं है, इंटेंशनल एडिंग यहाँ पर शब्द दिया गया है, या फिर एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। सो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट अबेटर की डेफिनेशन आ जाती है। अबेटर कौन है? अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस और हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर अगेंस्ट whom the offense is committed, या फिर who is innocent। सो अबेटर कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, B। और ये देखिए 2013 में ये क्वेश्चन HJS में पूछा गया है। अबेटर कौन है? who instigates the offense is an abetter। सो डेफिनेशन हम जैसे कि जानते ही हैं कि 108 में अबेटर की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है विद वेरियस एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 5 एक्सप्लेनेशंस भी 108 में दी गई हैं अबेटर की डेफिनेशन में। सो जनरली अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो अबेटर है कौन? कहते जी एन अबेटर इज अ पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ अ ऑफेंस which or a wrongful act that will be deemed to be as an offense in the eye of law. Abetter can be an instigator or it can be a conspirator or a helper or a aider, right? So ये सभी जो है अबेटर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अभी इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनसे जुड़े हुए एग्जाम जो क्वेश्चन है अभी हम देखेंगे। आप देखिए भाई, कहता है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A willfully by misrepresentation misled a police officer to arrest B instead of C। दूसरा क्या है? A instigates B to murder C, B refuses to do so। थर्ड है A instigates B to murder D, B stabs D, D survives from wound। Which of the above constitutes the offense of abetment? अब इनमें से आपको बताना है कि अबेटमेंट का ऑफेंस कौन सी जो एक्शन है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वी ऑल नो इसका जो राइट आंसर है ए। आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट 2 बार नहीं, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इस तरह के, ठीक है। सो इसमें ये तीनों ही जो है ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट इज द अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस इन IPC अंडर। अब अबेटमेंट को भी अबेट करना यहाँ पर क्या ऑफेंस है? तो यस इट इज ऑफेंस। कौन से सेक्शन में है? 107, 108, 109 या फिर 110। अबेटमेंट को अबेट करना ऑफेंस है IPC में, लेकिन किस सेक्शन में दिया गया है वो यहाँ पे हमसे पूछा गया। द राइट आंसर इज B, यानी कि 108 में ये ऑफेंस है। अगेन एक्सप्लेनेशन 4 हमें दिखाती है कि अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस। क्या कहता है जी? कहता है जी व्हेन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑफेंस
then the abatement of that abatement itself is an offense. So basically यहाँ पर एक ऐसे abatement को abet करना जो कि अपने आप में एक offense है, वो भी क्या होगी, वो abatement भी offense हो जाएगी. तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है explanation 4 of 108 में. चलिए, for the offense of abatement, अब इनमें से for the offense of abatement इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? It is necessary that the act abated should be committed successfully. दूसरा, it is necessary that the act abated should be unsuccessfully committed though. And तीसरा, it is not necessary that the act abated should be committed at all. And the fourth is none of the above. Again very simple question, section based question है. यहाँ पर अबेटमेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है? जो चीज़ को अबेट किया गया है या जो एक्ट को अबेट किया गया है वो हो ही जाए या ना ही हो, या फिर नेसेसरी नहीं है कि हुआ कि नहीं, सिर्फ इंस्टिगेट करना या फिर एड करना या कॉन्स्पायर करना अपने आप में काफ़ी है, वो आपको बताना है. द राइट आंसर इज सी कि भाई ये अबेटमेंट में अपने आप में एक एक्ट है कि आपने अबेट कर दिया, वो अपने आप में पनिशेबल है. अबेटमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है वो यहाँ पर मायने नहीं रखता, जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 108 में दिया गया है. आप इसे पॉज करके इसे पढ़िएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. अंडर आईपीसी देयर कैन बी अबेटमेंट टू. किस किस को अबेट किया जा सकता है? ए, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बी, एन इन्फेंट, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी, नाइदर ए नॉर बी. इनमें से क्या इन दोनों को अबेट किया जा सकता है कि नहीं, ये आपको बताना है. द करेक्ट आंसर इज सी, इन दोनों को ही अबेट किया जा सकता है. अगेन एक्सप्लेनेशन 3 108 में ये दिया गया है. अबेटर की जो डेफिनेशन है उसके एक्सप्लेनेशन 3 में ये बताया गया है कि एक बच्चे को भी यहाँ पे अबेट किया जा सकता है, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी यहाँ पर अबेट किया जा सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है. अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सुन एज. अब ये बताना है जी अबेटमेंट का ऑफेंस कब कंप्लीट हो जाता है? एज सुन एज द अबेटर हैज इंसाइटेड अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, एज सुन एज द ऑफेंस अबेटेड हैज बीन कमिटेड, as soon as the person instigated has done some overt act towards the commission of the offense, or none of the above. देखिए भाई, अबेटमेंट कब पूरी हो जाती है? जब आपने किसी को इंस्टिगेट कर दिया, किसी को एड कर दिया ऑफेंस करने के लिए, उसने ऑफेंस किया कि नहीं लेकिन आपने एड कर दिया. एंड तीसरा क्या है? जब आपने कंस्पायर कर लिया. जरूरी नहीं है कि वो अबेटमेंट जो आपने अबेटमेंट किया है जिस ऑफेंस की वो हुआ ही हो. सो करेक्ट आंसर जो है वो ए है, that the abetter has incited another to commit an offense. So जब आपने incite कर दिया that is enough, यहाँ पर abatement हो गया. उसने आगे किया कि नहीं, जिसको आपने यहाँ पे incite किया, यहाँ पे instigate किया, उसने आगे कुछ किया कि नहीं, that does not matter. So वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. ऑल राइट, सो ये एक्सप्लेनेशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बढ़िया एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे. आप देखिए भाई, इससे जुड़े हुए जो हैं या तो इलस्ट्रेशंस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेशंस में से आ रहे हैं. कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हैं. अब चलो ये देख लेते हैं. कहता है जी, एज इलीगल मैरिज विद बी वॉज परफॉर्म्ड बाय अ प्रीस्ट नॉन एज पी हु वॉज अवेयर दैट दिस इज एन इलीगल मैरिज. ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 लोगों का हमने अभी तक जिक्र किया. ए की इलीगल मैरिज होती है बी के साथ, और उसकी मैरिज को कंडक्ट किसने करवाया? पी ने करवाया, नोइंग दैट द मैरिज वाज इलीगल बिकॉज ए वाज ऑलरेडी मैरिड. अब ये 3 पार्टीज हमने पढ़ी, ए, बी और पी. उसके बाद कहते हैं जी, ए के फादर हैं सी एंड 2 अदर पर्संस डी एंड एन, दे वर आल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज. सो यहाँ पर सी जो कि ए के फादर हैं, उनको भी पता है कि भाई ये इलीगल मैरिज हो रही है, वो भी प्रेजेंट थे. डी एंड एन, उनको भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट थे. अब आपको ये बताना है कि इनमें से अबेटमेंट का ऑफेंस किसने किया है? क्या सी, डी और एन ने अबेटमेंट ऑफेंस किया है, या फिर ओनली ए फादर सी इज लाइबल, एज फादर सी इज लाइबल फॉर अबेटमेंट, या फिर सी, डी, एन एंड प्रीस्ट पी आर गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, या फिर ओनली द प्रीस्ट इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट? यहाँ पर आपको बताना है बायगमी का जो ऑफेंस है उसकी अबेटमेंट के लिए कौन जिम्मेवार है. द करेक्ट आंसर इज सी. ये देखिए यूपी का एग्जाम जो है ये क्वेश्चन है. यहाँ पर सी जो कि फादर हैं, डी एंड एन जो कि प्रेजेंट हैं, एंड पी जो कि प्रीस्ट, जिसको पता था कि यहाँ पे गलत हो रहा है, वो भी यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल है. इसका जो आपको आंसर है वो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 107 में देखने को मिलता है. क्या कहते हैं जी, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग द पर्सन शेल फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस थ्रू हिज कंडक्ट और बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी हेल्प. सो यहाँ पर हमें ये जो एक्सप्लेनेशन 2 107 उसमें इसका जो आंसर है वो देखने को मिलता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इन इंडिया instigates B, a foreigner in Pakistan, to commit a murder in Pakistan. B commits the murder. In this case, A इंडिया में बैठकर पाकिस्तान में किसी को मर्डर कमिट करने के लिए इंस्टिगेट करता है और वहां पर उस व्यक्ति ने जिसे इंस्टिगेट किया गया था ए के द्वारा उसने कमिट भी कर दिया। ऐसे में ए ने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं, यहां पर हमने ये स्टेटमेंट देखनी है। कहता है जी ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, A is not liable to commit a murder and none of the above is the correct answer. आप बताओ भाई इसमें से करेक्ट क्या है, A, B, C या D? तो करेक्ट आंसर तो बेसिकली ए ही होगा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों होगा? 108A में इसका हमें जवाब देखने को मिलता है। 108A ऑफ आईपीसी क्या कहता है जी, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अब देखिए भाई, आईपीसी के तहत अगर कोई क्राइम है और आप उसे इंडिया में बैठकर अबेट करते हो और वो क्राइम बाहर अगर हो जाता है तो वो यहाँ पर अबेटमेंट का ऑफेंस माना जाएगा। कहता है जी इट सेज दैट a person abets an offense within the meaning of IPC who in India abets the commission of any act without or beyond the India which would constitute an offense if committed in India। तो ये क्या होगा, अबेटमेंट का ऑफेंस माना जाएगा। आगे क्या कहता है जी, when an act is abetted and a different act is done the abettor is liable for the act abetted। देखिए भाई, ए ने बी को अबेट तो किसी और क्राइम के लिए किया था लेकिन हो गया दूसरा क्राइम, तो इसमें जो यहां पर पूछा गया है द अबेटर इज लायबल फॉर व्हाट, अबेटर के ऊपर यहां पर क्या लायबिलिटी होगी। यानी कि इसने किसी को इंस्टिगेट किया, ए ने किसी को इंस्टिगेट किया कि भाई जाओ उसका मर्डर कर दो, या यहां पर इंस्टिगेट किया कि जाओ उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओ। अब उसने ग्रीवियस हर्ट की जगह मर्डर ही कर दिया। अब यहां पर जो अबेटर है उसको किसके लिए यहां पे जिम्मेवार ठहराया जाएगा? द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट abetted, the abetted and committed, C, done in the same manner and to the same extent as he had directly abetted, and D, none of the above। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये as it is आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज C, हमें देखने को मिलता है 2015 का क्वेश्चन है और हमें ये 111 में एज इट इज देखने को मिलता है। कहता है जी द लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। अब यहाँ पर ना ये एक्ट को, ये जो सेक्शन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली बात है क्योंकि इसमें कई सारी डिटेल्स दी गई हैं। पहली बात तो क्या कहता है जी, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एज इफ अबेटेड डायरेक्टली। अब ये तो लाइन एज इट इज आ गई। प्रोवाइडेड जो है ना, प्रोवाइजो जो है इसकी, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाली है। कहता है जी प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज लाइकली टू बी कॉज्ड एज अ कोर्स ऑफ ऑफेंस अबेटेड। अब ये कहते हैं जी ऐसा ना हो कि जो एक्ट आपने अबेट किया था वो कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है और जो एक्ट हो गया वो कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया। ऐसा होना चाहिए कि जो एक्ट हुआ है इट वाज लाइकली टू बी डन इन द कोर्स ऑफ द एक्ट अबेटेड। यानी कि अब यहां पर लाइकली टू बी डन क्या हो गया, हमने मर्डर यहां पर जो है ग्रीवियस हर्ट किसी ने अबेट किया था, हो जाता है मर्डर, तो इट वाज लाइकली टू बी डन। हमने यहां पर जब ग्रीवियस हर्ट अबेट किया तो इट वाज लाइकली, जो मर्डर है वो लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे उसके, तो यहां पर इस कंडीशन में ये जो है सेक्शन लगेगा एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। अब ये दूसरी यहां पर प्रोविजन क्या है कि ये जो एक्ट हुआ है वो इंस्टिगेशन के प्रभाव में ही हुआ होना चाहिए या फिर इंस्टिगेटर के एड से होना चाहिए, अबेटर के एड से हुआ होना चाहिए, या विद परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट। कहता है जी एंड इफ एनी एक्ट डन विच इज नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट द अबेटर इज हियर बाय नॉट लायबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस कमिटेड। सो यहां पर जो है ना कुछ ना कुछ नेक्सस होना जरूरी है अबेटमेंट में और द एक्ट कमिटेड में, वो यहां पे स्पष्ट किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी इन अ कॉन्स्पिरेसी ऑल द पर्सन्स मस्ट कमिट एन ऑफेंस, ऑल द पर्सन्स मस्ट एक्ट साइमल्टेनियसली, सी है नॉलेज ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेटर्स इज इनफ, एंड डी है एग्रीमेंट और कंसल्ट इज नेसेसरी। सो आपको ये बताना है कि कॉन्स्पिरेसी में से इनमें से चारों में से क्या सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है या कौन सा सही इंग्रेडिएंट है। द राइट आंसर इज डी, जो कि है एन एग्रीमेंट और कंसल्ट इज नेसेसरी। हम सब जानते हैं 5A चैप्टर जो है आईपीसी का 120A, उसमें यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है इस पूरे मामले को। एंड क्या कहा गया है, कहते हैं जी यहाँ पर 120A आईपीसी डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ पर क्या है, एन अग्रीमेंट ऑफ 2 or more persons टू डू और कॉज टू बी डन
एन इलीगल एक्ट, या तो इलीगल एक्ट को यहाँ पर जो है करने का अग्रीमेंट हो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, या फिर एन एक्ट दैट इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, या तो एक इलीगल एक्ट को करने का यहाँ पर एक अग्रीमेंट हो दो या दो से अधिक के बीच में, या फिर एक लीगल एक्ट को, या फिर एक ऐसे एक्ट को जो कि इलीगल नहीं है उसे इलीगली करने का। ऑलराइट, सो इलीगल मीन्स के द्वारा उसे करने का यहां पर जो है अग्रीमेंट हो, उसे हमने यहां पर 120A के तहत लेकर आए। उसे हमने क्या कहा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में रखा। द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स इज द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस। कौन से हैं भाई इसमें से, आप राइट ऑप्शन बताना है, 120A या फिर 133, 221, 340, इनमें से आप जान ही गए होंगे। 120A जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम सब जानते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, द अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। और ये अग्रीमेंट किस लिए होना चाहिए, एक इलीगल एक्ट को करने के लिए, या फिर एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल पर से इन इटसेल्फ बट इज डन बाय इलीगल मीन्स। सो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास SL जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। वहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि भाई देखो, जो कॉन्स्पिरेसी होती है, कहते जी वो उसको आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर भी जो है ना यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या कहा गया है देख लेते हैं। कहते जी, कॉन्स्पिरेसी इज ऑलवेज हैश्ड इन द सीक्रेसी एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एड्यूस द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। सो अगेन सीक्रेसी में कॉन्स्पिरेसी बनती है भाई, वो हम सब जानते ही हैं, तो उसके डायरेक्ट एविडेंस मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। द मीटिंग ऑफ द माइंड्स of the conspirators can be inferred from the circumstantial evidences proved by the prosecution। so यहाँ पर जो है मीटिंग ऑफ माइंड ही प्रूव करना होता है, और कैसे प्रूव करना है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से हम प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं जी, अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द IPC पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन। IPC में किस प्रोविजन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट दी गई है। एक जो है 120B में यहाँ पर जो है जो है वो डेफिनेशन जो है पनिशमेंट दी गई है। वी ऑल नो दैट, क्या पनिशमेंट है वो आप यहाँ पर पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉन एज द लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस। अगेन 120 से चैप्टर 5 से A से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस इनमें से किसे कहा जाता है, R वर्सेस ब्लेक एंड टाई, दूसरा है इनरे एन रामारत्नम, तीसरा है एम्परर वर्सेस विशमपयन एंड तीसरा है क्या, मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है C। हमें देखने को मिलता है क्या, इस केस में एक पुलिस ऑफिसर एंड उसकी वाइफ को यहाँ पे शूट किया गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है कॉन्स्पिरेसी का पूरा मामला इसमें डिस्कस किया गया था। अगेन अगले क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, इनफैक्ट आप इसको पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन को पॉज करके। ये जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं इन वेरियस एग्जामिनेशंस में। आई होप कि आप इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे यहाँ पर, और एरियाज को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम नए नए क्वेश्चंस तो जान ही रहे हैं। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।